नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अब हम क्लास 11 एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ रहे थे। चैप्टर 8 पर हैं कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स और पार्ट 2 वीडियो हम देख रहे हैं, बना रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है। पार्ट 2 में शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरी वीडियोस को। कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स में हम फर्स्ट वीडियो में ये स्लाइड्स को डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम पार्ट 2 में पहुंचते हैं। पार्ट 2 कहाँ आएंगे? मोटिव्स ऑफ वॉयेजेस ऑफ एक्सप्लोरेशन बाय यूरोपियंस। अब हम अमेरिका की जो नॉर्थ और साउथ में जो भी एम्पायर था, जो ट्राइब्स थी, वहाँ के इंडिजिनियस लोग थे, उनके बारे में देख चुके हैं। अब यूरोपियंस का हम पार्ट देखते हैं कि यूरोपियंस वहाँ पर आए थे तो क्यों आए थे। मतलब उन लोगों को अच्छे से वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, मजे कर रहे हैं आपस में। बहुत ज्यादा ऐसी भी ट्राइब्स है जो लड़ती झगड़ती भी नहीं, बहुत शांत है। तो उनको डिस्टर्ब करने के लिए यूरोपियंस वहां पर क्यों आए? इन्वेंशन ऑफ मैग्नेटिक कंपास हेल्प वॉयेजेस टू अननोन एरियाज। अब ये जो मैग्नेटिक कंपास का इन्वेंशन हुआ था, इसने हेल्प किया अननोन एरियाज तक पहुंचने के लिए यूरोपियंस को। दूसरा रीजन, बिल्डिंग ऑफ लार्जर शिप्स मेड इट पॉसिबल टू कैरी ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कार्गो। अब उनके लिए ट्रेड भी और अच्छा हो गया था। ज्यादा बड़े बड़े शिप्स बनने से ज्यादा क्वांटिटी का उनको ट्रेड करना है तो वो कर सकते थे। सर्कुलेशन ऑफ ट्रैवल लिटरेचर गिव सम नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। और प्रिंटिंग वगैरह शुरू हो चुका था, तो ट्रैवल का जो लिटरेचर है, ट्रैवल से रिलेटेड, मतलब जो लोग ट्रैवल करते थे, अपनी डायरीज लिखते थे या फिर मैप्स वगैरह बनाते थे, तो उसका लिटरेचर भी लोगों तक पहुंचने लगा। तो बाकी वर्ल्ड की नॉलेज उनको पहुंचने लगी कि अब हम कहाँ कहाँ पर जाकर ट्रेड कर सकते हैं, वो अपने दिमाग लगाने लग गए। डिक्लाइनिंग इकोनॉमी ऑफ यूरोपियन शॉर्टेज ऑफ मेटालिक मनी अफेक्टेड ट्रेड। पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था कि 14th सेंचुरी क्राइसिस में ये था कि उनका जो इकोनॉमी डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि फिर से समर बहुत ज्यादा होने लग गई थी, तो उनका एग्रीकल्चर वगैरह पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा, ट्रेड पे भी बहुत इफेक्ट पड़ा। और मेटेलिक मनी, उनके पास जितना भी उनके पास माइंस वगैरह थी, जो सोना या चांदी जो भी था, वो थोड़ा ही था, खत्म होना शुरू हो गया था। तो मेटेलिक मनी की शॉर्टेज हो गई, तो ट्रेड पे इसका ना बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। तो उनके पास लेने देने के लिए, उनका एग्रीकल्चर इकोनॉमी खत्म होता जा रहा है, तो किस चीज का ट्रेड करेंगे? और मनी नहीं है तो कैसे करेंगे? ठीक है। एक डिक्लाइन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। फिर जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो वो माइनर एशिया के थ्रू करते थे, जो बीच में आता है टर्क्स और मुस्लिम वर्ल्ड जो डेवलप हो गया था, उनकी वजह से जो एक चाइना और एशिया के साथ उनका व्यापार हो रहा था, टर्क्स ने क्या कॉन्स्टेंटिनोपल का कॉन्क्वेस्ट किया बीच में। तो वो सारा प्रॉब्लम क्रिएट होने से अब उनका जो लॉन्ग डिस्टेंस एशिया तक ट्रेड कर पाते थे, लंबे ज्यादा जगह तक अपना माल पहुंचाना, ज्यादा जगह तक लेकर आना, वो प्रॉब्लम में आ गया 1453 से। हायर टैक्सेस इम्पोज ऑन ट्रेड विद द टर्क्स। तो इन टर्क्स ने बीच में जो खिचड़ी बनाई बीच में, तो उन्होंने टैक्स ज्यादा इम्पोज कर दिए उस पर। तो इसकी वजह से ये ज्यादा टैक्स करेंगे तो माल लेकर कैसे जाएंगे, वहां बेचेंगे कैसे? इतना महंगे, उसमें टैक्स ही इतना ज्यादा हो जाता है, तो खरीदेंगे कैसे? रिलीजियस मोटिव ऑफ एडवेंचरस डिवोट क्रिश्चियन यूरोपियंस टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। तो अब बीच में उनके थ्रू, उनको टर्क्स या फिर मुस्लिम वर्ल्ड के थ्रू अगर व्यापार करना है, तो उनको प्रॉब्लम आने लगी कि अब नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा, ये तो हमको करने नहीं दे रहे। तो नया रास्ता खोजने में सबसे ज्यादा जो था योगदान किसका था? प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, इनका भी था। ठीक है। और दूसरा उनके रिलीजियस मोटिव्स थे कि अपना क्रिश्चियनिटी धर्म धर्म को उनको बहुत ज्यादा और भी लोगों तक पहुंचाना है, पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाना है। सब लोग क्रिश्चियन बन जाएं, अच्छा हो जाएगा। एक्सपीडिशंस ऑर्गेनाइज्ड बाय हेनरी द नेविगेटर, ये पोर्टुगल प्रिंस थे जिन्होंने अपना इन्वेस्ट किया पोर्टुगीज को और भी ज्यादा इस चीज के लिए बढ़ावा दिया कि हम इन्वेस्ट करेंगे, आप नई नई डिस्कवरीज करो, नई लैंड्स खोजो जहां पर हम ट्रेड कर सकें, जहां से ले सके, यहाँ से दे सकें। इकोनॉमिक मोटिव्स टू इंक्रीज रिसोर्सेज, इनके ये सारे इकोनॉमिक मोटिव्स तो थे ही। पैसा उनको कहाँ से चाहिए, मेटल कहाँ से लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स कहाँ से लेने पड़ेंगे। राइट्स ऑफ सोवेनिटी ओवर न्यूली कॉन्क्वर्ड टेरिटरीज। दूसरा, फिर एक यूरोपियन कंट्रीज में ये भी आता था कि जो नई कंट्रीज वो मिल रही है उनको, जहाँ पर वो अपना हक जमा सकते हैं, जहाँ से वो
एक तरीके से अपना नया एम्पायर स्टेब्लिश कर सकते हैं, तो एक दूसरे के लिए उनकी लड़ाई शुरू होना, वो कि किसको ज्यादा कौन सा वाली जगह मिलेगी वहां पर अपनी कॉलोनीज बनाने के लिए। ये भी चीज थी। इन सभी यूरोपियन कंट्रीज ने अपने एरियाज डिवाइड कर लिए थे कि ज्यादा आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो शुरुआत में, जैसे स्पेन और पोर्टुगल ने किया था। लीडर्स ऑफ एक्सपीडिशंस बोर्डेड विद टाइटल्स एंड कॉन्क्वर्ड लैंड्स, तो इससे और भी ज्यादा उनको हिम्मत मिलती थी, बढ़ावा मिलता था कि जो लीडर्स थे इन सब एक्सपीडिशंस को करते थे, जो सक्सेसफुल होते थे उनको अवार्ड करता था राजा, और उनको किस चीज से अवार्ड करता था, उनको टाइटल्स देता था या फिर कॉन्क्वर्ड लैंड्स थे उनमें उनको हिस्सा देता था, या फिर उनका वाइसराय बना देता था, गवर्नर बना देता था, है ना, वो सब। अटलांटिक क्रॉसिंग, अब शुरुआत कहाँ से हुई इन सब चीजों की, ये तो बहुत शुरू से लेकर एंड तक के सारे गिनती के रीजंस थे। अब कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, क्रिस्टोफर कोलंबस से। ये बाय बर्थ इटालियन थे, बहुत ही एडवेंचरस और ग्लोरियस इनको अपनी लाइफ चाहिए थी। स्पॉन्सर किसने किया, स्पेनिश रूलर ने इनको स्पॉन्सर किया कि तुम जाओ, तुम पर पैसा हम लगाएंगे। स्पेन की तरफ से इन्होंने अपनी नाव लेकर समुद्र में उतर गए थे। ही सेट सेल फ्रॉम द पोर्ट ऑफ पैलोस इन 1492। हिज फ्लीट वाज कंसिस्टेड ऑफ अ स्मॉल नाव, इनकी जो, या फिर नाव कहें या फिर शिप कहो, एक बड़ा सा शिप, उसका नाम था सांता मारिया। ठीक है, याद रखना, सांता मारिया इनकी शिप थी। दो और छोटे छोटे शिप इनके साथ थे, पिंता और नीना, और उसमें इनके साथ और 40 सेलर्स थे। इनसे इन्होंने शुरुआत की थी। दे रीच द आइलैंड ऑफ गुआनाहानी इन द बहामास, ही थॉट दैट इट वाज इंडिया। फिर इतना समय तक जाते जाते चलते चलते इन्होंने आखिरकार आइलैंड पर पहुंचे, गुआनाहानी, और उनको लगा कि मैं क्योंकि निकले तो इंडिया के लिए, एशिया के लिए ही थे, ठीक है, तो उनको लगा कि पहुंच गया मैं इंडिया। दे वर वेलकम बाय द अरावक्स। अब इन आइलैंड्स पर, कौन से आइलैंड थे ये, अरावक्स कहाँ रहते थे, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, ये रहा, बहामास, अरावक्स। ये कैस्पियन सी के आइलैंड्स थे। यहाँ पर सबसे पहले स्पेन से, यहाँ से ये निकला था, इधर आते आते यहाँ पहुंचा, और ये पहला आइलैंड यहाँ पर पहुंचा, फिर इस आइलैंड पे, फिर इस आइलैंड पे, और यहाँ से उसके रिटर्न जर्नी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर अरावक्स रहते थे कैस्पियन सी के आइलैंड्स पर। उन्होंने उनका इतने अच्छे से वेलकम किया, क्योंकि उनके मन में जो अरावक्स थे उनके दिमाग में ये सब चीजें नहीं थी कि दूसरा कोई होता है वो हम पर हमारे साथ ऐसा गंदा व्यवहार करेगा, हमारी चीजों को लूट ले जाएगा, हमको स्लेव्स बना भी सकता है। उनका मन बहुत ही निर्मल और साफ था। उन्होंने उनका वेलकम किया, उनको खाना खिलाया, उनका स्वागत किया, उनको चीजें दी। कोलंबस प्लांटेड स्पेनिश फ्लैग इन गुआनाहानी। सबसे पहले आइलैंड पर जहाँ पर पहुंचा था उन्होंने स्पेनिश फ्लैग वहां पर गाड़ दिया, झंडा, और उसका नाम बाद में, इस गुआनाहानी का नाम बाद में सैन सैल्वाडोर पड़ा। एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज वाइसरॉय, मतलब बिना कुछ बोले मैंने ये लैंड पता कर ली है, यहाँ पर मैं अपना अधिकार जमाऊंगा, और वहां को अपना खुद का वाइसरॉय उसने क्लेम कर दिया। देन ही मूव फर्दर टू द आइलैंड्स ऑफ कुबानास्कन, कुबा, विच ही थॉट दैट जापान। फिर उसको लगा कि एक नए आइलैंड पर वो उसको लगी जापान है। देखो ना कैसे छोटे छोटे आइलैंड्स, ये इंडिया है, ये जापान है। फिर एक तीसरे आइलैंड पर पहुंचा, किस गया, जिसका रीनेम्ड हिस्पानियोला। ये तीनों आइलैंड मैं आपको बाद में मैप में दिखाऊंगी। ऐसे 3 आइलैंड्स, 1 2 3, और फिर वहां से रिटर्न कर गए। ठीक है, they had to face accidents and hostility of the Farsi Carib tribes. Their ships were worm-eaten and sailors tired and homesick. अब थोड़ी प्रॉब्लम्स भी उनको आई। शिप्स उनके वॉर्म्स ने खा लिए थे, सेलर्स भी बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे कि इतने लंबी जर्नी के बाद, ऐसे भी पहले तो यूं थे कि पता नहीं हमको कुछ मिलेगा, कोई सी लैंड पर उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, समुद्र में ऐसे ही घूमते रहेंगे, दूर दूर तक पानी दिख रहे हैं, पहुंचे कहीं पर, फिर उसके बाद एक के बाद 3 आइलैंड्स, बस अब हमको घर जाना है। So they returned back to home and it took 32 weeks. ठीक है, ये उसके बाद वापस चला गया था। फिर सेकंड वॉयज ये रेड लाइन में, फिर है ये वो इधर से आके वापस इस तरीके की घूमा, इन्हीं आइलैंड तक घूमता आगे पीछे रह गया था। थर्ड वॉयज में ग्रीन में यहाँ तक आके साउथ अमेरिका के पार्ट तक फिर टच होके फिर रिटर्न किया, और फोर्थ में येलो में ये इन आइलैंड्स को आगे पार करके, और जो सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है यहाँ पर आके गया था। ये 4 वॉयजेस थी इसकी। ठीक है, फर्स्ट जो थी वो ये देखें कि वो ऐसे आया था, यहाँ पर जो छोटे से आइलैंड है ये सैन सैल्वाडोर इसका नाम पड़ा। फिर इनमें से जो 2 बड़े आइलैंड है ना, क्यूबा और हिस्पैनियोला, पहले यहाँ पर आया क्यूबा,
फिर हिस्पैनियोला और यहाँ से रिटर्न कर गया। ठीक है। यूरोपियंस मीट नेटिव अमेरिकन्स, यूरोपियन वुड ब्लॉक प्रिंट 16th सेंचुरी। वुड ब्लॉक प्रिंट है 16th सेंचुरी का, जो यूरोपियंस ने बनाया था कि हम ऐसे वहाँ के ये नेटिव लोग हैं, ये ट्राइबल लोग हैं और ये शिप्स में आए हैं और इनसे मिल रहे हैं, ऐसा उन्होंने एक प्रिंट बनाया वुड ब्लॉक। वाइसरॉय मीन्स इन प्लेस ऑफ द किंग, मतलब वाइसरॉय का मतलब होता है कि राजा के नाम पे वहां पर प्रतिनिधि के तरीके से होना, राजा का प्रतिनिधि। ठीक है। इन दिस केस द किंग ऑफ स्पेन, यहाँ पर वाइसरॉय का सबसे पहले स्पेनिश लोगों ने यूज किया था। अब ये वॉयजेस बाय यूरोपियंस, कोलंबस क्लेम्स बहामा आइलैंड्स एंड क्यूबा फॉर स्पेन। सबसे पहले कोलंबस ने शुरू किया था, तो और आगे तक इसमें दिए हैं। कोलंबस ने बहामा आइलैंड्स को और क्यूबा को स्पेन के नाम पे झंडा गाड़ दिया। दे अनडिस्कवर्ड वर्ल्ड डिवाइडेड बिटवीन पोर्टुगल एंड स्पेन, और उसके बाद पोर्टुगल और स्पेन ने बीच में लाइन खींच ली थी। वो लाइन होने के बाद जो ब्राजील वाला एरिया वो पोर्टुगल के पास आया था, उससे इधर जो फिर वो पार्ट है वो स्पेन के पास रहा था कि लड़ाई झगड़ा ना हो, तुम इधर का यूज करो, हम इधर के लोगों पर अधिकार जमाएंगे। जॉन कैबॉट इंग्लिशमैन एक्सप्लोर्स नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट। फिर जो नॉर्थ अमेरिकन के ऊपर के कोस्ट है वहां पर सबसे पहले जॉन कैबॉट पहुंचा था, इंग्लिशमैन। फिर बाद में फ्रेंच लोग भी पहुंचे थे। वास्को द गामा रीचेस कालीकट। इंडिया में सबसे पहले वास्को द गामा आया था, पूरा अफ्रीका से नीचे घूमकर ऐसा कुजिकुड। अमेरिगो वेस्पुकी साइड साउथ अमेरिका कोस्ट, अमेरिगो वेस्पुकी। अब इन्होंने जब साउथ अमेरिका का एक कोस्ट वहां पर ये पहुंचे थे, इसके बाद इन्होंने ये डिक्लेयर किया। उससे पहले तक लोग समझ रहे थे कि हम जो ये पहुंच रहे हैं ना, ये शायद इंडिया का जैसा ही वहीं का कुछ पार्ट है और एशियन पार्ट है। लेकिन अमेरिगो वेस्पुकी ने ये डिक्लेयर किया कि ये वो नहीं है, ये अलग ही लैंड है, ये एक नई दुनिया है। जो हम सोच रहे हैं कि हम एशिया में पहुंचने के लिए जो रास्ता समुद्र से घूमकर जा रहे हैं, ये वो नहीं है, ये दूसरा है। तो इसलिए बाद में अमेरिका का नाम इनके नाम पे पड़ा था, अमेरिगो के नाम पे अमेरिका नाम पड़ा था। कैब्राल क्लेम्स ब्राजील फॉर पोर्टुगल। अब ब्राजील जो इधर का एरिया था जो पोर्टुगल का था, वहां पर कौन पहुंचा था? कैब्राल। बेल्बोआ क्रॉसेस पनामा इथनस साइट्स पैसिफिक ओशन। कोर्टेस डिफीट्स एज़टेक्स। अब एज़टेक पे जो स्पेन लोग आए थे, एज़टेक फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था ना, इनकी किंगडम, उस पे कॉर्टेस ने अधिकार जमाया था। मैगेलन सर्कम नेविगेट्स द ग्लोब। मैगेलन ने पूरा का पूरा ग्लोब पहली बार सबसे पहले इसने चक्कर लगा लिया था। यूरोप से निकल के पूरा ऐसा चक्कर लगा के एशिया से फिर वापस घूम के और फिर आके पहुंच गया। पिज़ारो कंक्वेस्ट इनका किंगडम। इनका पर पिज़ारो ने अधिकार जमाया था। स्पेनिश कंक्वेयर द फिलीपाइंस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड, और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म। 1600 1602, ये भी याद रखना अच्छे से। ठीक है। अब मैप में इसको देखते हैं, ये मेन लाइन से कोलंबस, ये देखो स्पेन से यहाँ इधर आया और इन आइलैंड से होके वो वापस चला गया था, और उसको लगा कि मैं इंडिया और जापान में हूँ, तब तक ये यही सोच रहे थे। ठीक है। फिर ये है वास्को डिमा का, ये ऑरेंज वाला रूट है, ये है वास्को डिगामा का रूट। यहाँ से निकल के ये इधर साउथ से अफ्रीका से होके फिर यहाँ पे कालीकट पहुंचा था। ठीक है। फिर ये दूसरा जो पिंक वाला, डार्क पिंक वाली लाइन है, ये मैगलान की है, जो पूरा ग्लोब इसने पहली बार घूमा था। ये यहाँ से निकल के साउथ अफ्रीका से फिर इधर जाके इधर गया, मतलब ऐसे अगर इसको गोल करो तो समझो, यहाँ से निकल के फिर इधर पहुंचा, ये इधर आके ये मर गया था, और इसकी बाकी जो क्रू थी वो यहाँ पर आके फिर से पहुंची थी। और तीसरा जो ये है ड्रेक, मतलब अगर मैगलान बोलो तो ये यहाँ पे मर गया था, लेकिन ड्रेक मरा नहीं था। ये पूरा इंग्लैंड से, बाद में जो इंग्लिशमैन था, ये इसने वापस ग्लोब का पूरा चक्कर लगाया था। यहाँ से आके फिर नॉर्थ अमेरिका के इधर पार्ट से आया, और इधर आने के बाद फिर वापस इधर से घूमा, इधर आके वापस पहुंच गया अफ्रीका, और यहाँ से वापस अपना यूरोप पहुंच गया। ठीक है। ये मेन रूट्स हैं इनके। ये है इंग्लिश और फ्रेंच। अब इसमें पोर्टुगीज और स्पेन का कैसे डिस्क्राइब करते हैं। स्पेनिश और पोर्टुगीज के बीच में आपस में समझौते हुए थे कि यहाँ पर इन्होंने एक इमेजिनरी लाइन खींच ली थी, ऐसे कि इससे इस तरफ की जो कॉलोनीज अफ्रीका और ये साउथ अमेरिका की वाला पार्ट, यहाँ पर पोर्टुगीज लोग काम करेंगे, और इससे जो इधर है
यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, मतलब यहाँ पर स्पेन के लोग काम करेंगे, तो आपस में कॉलोनी स्टेब्लिश करेंगे अलग अलग एरिया में, तो इनकी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ब्राजील में पोर्टुगीज लोग थे और यहाँ पर ये स्पेनिश लोग थे, यहाँ पर इस एरिया में पूरा, ठीक है। और ये जो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर इंग्लैंड और फ्रांस के लोग थे नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो अचीवमेंट्स ऑफ कोलंबस और बाकी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। यहाँ तक के लिए हम इधर को खत्म करते हैं, इस पार्ट को, सेकंड पार्ट को। थर्ड पार्ट में फिर मिलते हैं अचीवमेंट्स ऑफ कोलंबस के साथ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं थर्ड पार्ट में। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको पसंद आती है कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं समझ में आता, एक्सप्लेन नहीं हो पाता है अच्छे से, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।